नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं दीपक करोल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज की हमारा क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। ये हमारा आज की क्लास का टॉपिक है। तो राजस्थान में 3 जनजातियां हैं जिनके द्वारा आंदोलन चलाया गया। एक है भील, एक है मीणा और एक है मेव। ये 3 जनजातियां हैं राजस्थान की जिनके द्वारा आंदोलन चलाया गया है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भील। तो भील आंदोलन जो हुआ है, इस भील आंदोलन का कारण क्या था, किस कारण से भीलों ने आंदोलन किया, यह डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए, जो भील समुदाय है, भील जनजाति है, इसमें 2 वर्ग होते हैं, एक भूमिया भील और एक ग्रासिया भील। तो भीलों के 2 वर्ग होते हैं, भूमिया भील और ग्रासिया भील। अब भूमिया भील जो है ये प्राचीन भील है, प्राचीनतम भील। अब भूमिया भील जो है ये निवास करते थे जंगलों में और जंगलों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे। पहले हम भूमिया भील को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जंगलों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे। और भूमिया भील जो है, ये जो जंगलों के रास्ते होते थे, इन जंगलों के रास्तों में व्यापारियों के सामान को सुरक्षा प्रदान करते थे और इस सुरक्षा के बदले में एक चौकीदार कर लेते थे। इस चौकीदार कर को बोलते हैं बोलाई। यानी व्यापारियों का जो सामान था, व्यापारी जंगलों के रास्ते से अपने सामान को ले जाते थे, तो उनके सामान की सुरक्षा करते थे, उसके बदले जो कर लेते थे उस कर को बोलते थे बोलाई। अब 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने सहायक संधि कर ली थी। कर्नल जेम्स टॉड थे, ये अधिकारी नियुक्त हुए। तो जब अंग्रेजों ने सहायक संधि कर ली, अंग्रेजों का शासन हो गया वहां पे, तो जेम्स टॉड जो अधिकारी बना, इसने व्यापारियों से ही अनुबंध कर लिया कि हम ही आपके सामान को सुरक्षा प्रदान कर देंगे। ये जो पैसा, ये जो टैक्स आप इन भूमिया भीलों को देते हो, ये आप अंग्रेजों को दे दो। चूंकि व्यापारी मान गए, तो इससे भूमिया भीलों को आर्थिक रूप से क्या हुआ, नुकसान हो गया। आर्थिक रूप से नुकसान हुआ जो भूमिया भील हैं उनको। दूसरा वर्ग हम देखें तो दूसरे भील कौन से थे, ग्रासिया भील। दूसरे भील का जो वर्ग है वो कौन सा है, ग्रासिया। अब जो ग्रासिया भील थे, इनको मेवाड़ के शासकों के द्वारा भूमि का ग्रास यानी कि टुकड़ा, यह प्रदान किया गया। भूमि का ग्रास यानी टुकड़ा प्रदान किया गया। तो ग्रासिया भील क्या करते थे, भूमि पर कृषि करते थे। और कृषि कैसी थी, स्थानांतरित।
ये स्थानांतरित कृषि पहाड़ की ढलानों पर और मैदानी भागों में की जाती है। तो जो ढलानों पे करते हैं उसको बोलते थे चिमाता, और जो मैदानी भागों में की जाती उसको दजिया बोलते थे। तो अब स्थानांतरित कृषि में होता क्या है? बेसिकली स्थानांतरित कृषि में भूमि को जला के साफ किया जाता है। पेड़ों से जो राख बनती थी ये एक अच्छे उर्वरक का काम करती थी। लेकिन अंग्रेज जो थे इनका मानना था कि वन संसाधनों पर अंग्रेजों का ही अधिकार है। तो ये जो चिमाता और दजिया प्रकार की स्थानांतरित कृषि थी इस पर भी क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध। ग्रासिया भीलों को भी नुकसान हो गया। नेक्स्ट चीज देखी जाए तो जो भील समुदाय है ये महुआ के वृक्ष के फूल से, जो महुआ का वृक्ष का फूल होता है, इससे उत्पादन करते थे। किसका? मदिरा का। मदिरा का उत्पादन किया जाता था। एक प्रकार से देशी शराब थी। जेम्स टॉड ने देशी मदिरा के उत्पादन को भी क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया, और इसको एक प्रकार का क्या घोषित कर दिया? अपराध। और महुआ के वृक्ष के फूल से बनी जो मदिरा थी ये इनके सभी प्रकार के सामाजिक धार्मिक उत्सवों में यूज की जाती थी। लेकिन जेम्स टॉड ने इसको भी प्रतिबंधित कर दिया था। ये भी एक कारण था। 1813 ईस्वी में जो चार्टर आया था, अब उस चार्टर के अंदर जो ईसाई प्रचारक हैं उन ईसाई प्रचारकों को भारत में ईसाई धर्म को फैलाने की क्या प्रदान की गई? अनुमति। तो जब ये ईसाई धर्म को फैलाने की अनुमति प्रदान की गई तो ज्यादा से ज्यादा भील ईसाई धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। उसका कारण रहा, एक तो ईसाई धर्म को ग्रहण करते ही उनको समानता का अधिकार मिलने लगा। वरना पहले नीची जाति के रूप में मानते थे, अब उनको समानता का अधिकार मिलने लगा। दूसरा, कर से राहत, क्योंकि भारत में ईसाइयों को कर नहीं देना पड़ता था, तो कर से राहत मिलने लगी। अच्छी चिकित्सा और शिक्षा ये उपलब्ध होने लगी। तो ज्यादा से ज्यादा भील ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए। स्टार्टिंग के अंदर सुरजी भगत वो पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने भीलों में होने वाले इस धर्मांतरण पर रोक लगाई। इसीलिए सुरजी भगत को भीलों का प्रथम समाज सुधारक ये माना गया है। तो भीलों के प्रथम समाज सुधारक ये सुरजी भगत ही माने गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पहली चीज। अब देखते हैं हम पहला आंदोलन। इसको बोला गया है गोविंद गिरी का भगत आंदोलन। तो ये पहला है गोविंद गिरी का भगत आंदोलन। इसमें देखिए गोविंद गिरी जो हैं इनका जन्म 1858 ईस्वी में डूंगरपुर के बांसिया नामक गांव में हुआ है। डूंगरपुर का जो बांसिया गांव है वहां पे इनका जन्म हुआ है। गोविंद गिरी जो हैं बंजारा समुदाय से थे।
और इनके पहले गुरु ये राजगिरी माने गए हैं, जो कि बूंदी अखाड़े से थे। 1881 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने उदयपुर की यात्रा की थी। तो उस समय सुरजी भगत इन्होंने दयानंद सरस्वती से मुलाकात की। उदयपुर के शासक थे सज्जन सिंह, उन्होंने आमंत्रण देकर बुलाया था। तो उस समय मुलाकात की, इनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए और प्रभावित होकर 1883 ईस्वी के अंदर सिरोही में संप सभा की स्थापना की। ये 1883 ईस्वी में की गई। संप जो है, इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है एक समान बंधुत्व या भाईचारा। गुजराती भाषा का शब्द है। इस संप सभा के कुल 10 नियम थे, जिन 10 नियमों की पालना गोविंद गिरी के अनुयायियों को करनी पड़ती थी। इसीलिए इनके संप्रदाय को क्या बोला गया? दशनामी संप्रदाय। इनके संप्रदाय को ही क्या नाम दिया गया है? दशनामी संप्रदाय नाम दिया गया। इस संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित हुआ। मानगढ़ पहाड़ी कहां पर है? बांसवाड़ा में। यहां पे संप सभा का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ। तो इसके बाद गोविंद गिरी पर बैन लगाया गया। इनको वागड़ रियासत, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है उसको बोलते थे वागड़ रियासत, तो इनको वागड़ रियासत से निष्कासित किया गया। तो गोविंद गिरी चले गए, सूत, एडर जैसे स्थानों पर। फिलहाल ये गुजरात में आते हैं। यहां चले गए और एक किसान के रूप में भी काम किया। 1908 में लौटे और बेड़सा गांव है, यहां पे अपनी एक धूनी स्थापित की है। डूंगरपुर में ये बेड़सा गांव, यहां पे अपनी धूनी भी स्थापित की। फिर इसके बाद में ये गुमनामी की जिंदगी जिए। अक्टूबर 1913 में गोविंद गिरी जनता के सामने आए और इन्होंने मानगढ़ पहाड़ी पर, और जो बेड़सा है यहीं पे इनके द्वारा भगत पंथ भी स्थापित किया गया है। इनके अनुयायियों को भगत ही बोलते थे। अक्टूबर 1913 में लौटे, मानगढ़ पहाड़ी को अपना केंद्र बनाया। यहां पे धूनी होती है जो लगातार जलती हुई एक आग हो, उसको धूनी बोलते हैं। यहां पे धूनी स्थापित की और सभी भीलों के पास ये संदेश भिजवाया कि वो मानगढ़ पहाड़ी पर क्या हो? एकत्रित हो। ये संदेश भिजवाया गया कि सभी के सभी जो हैं वो मानगढ़ पहाड़ी पर क्या हो? एकत्रित हो। जब मेवाड़ की सरकार को इनकी गतिविधियों के बारे में पता चला तो उन्होंने गुल मोहम्मद नामक एक सिपाही था, इसको भेजा कि जाके पता करे वहां क्या हो रहा है। और भीलों के द्वारा गुल मोहम्मद की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। इस कारण से फिर 10 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील कोर विलेजली राइफल्स और 34वीं राजपुताना बटालियन,
इन्होंने इस पहाड़ी को घेर लिया था 10 नवंबर 1913 के दिन। 17 नवंबर 1913 के दिन की बात है। पहाड़ियों से कुछ भीलों ने तीर चलाकर कुछ मेवाड़ के सैनिक, जो मेवाड़ भील कोर है वेलेस्ली राइफल से, इनके सैनिकों की हत्या कर दी। तो 17 नवंबर के दिन फिर क्या की गई? गोलीबारी, जिसमें लगभग बताया गया कि 1500 से लेकर 3000 के आसपास भील मारे गए। इतनी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में भील शहीद हुए। पुंजा भील था, जो कि इस आंदोलन में गोविंदगिरी का सबसे प्रमुख सहयोगी था। यह असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, कि भगत आंदोलन में गोविंदगिरी के प्रमुख सहयोगी थे। कौन थे? पुंजा भील। सबसे पहले इन्हीं के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया और इन्हीं ने गोविंदगिरी को राजी भी किया आत्मसमर्पण के लिए। अहमदाबाद के कोर्ट में मुकदमा चलाया गया गोविंदगिरी पर। गोविंदगिरी का शेष जीवन गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर व्यतीत हुआ है। जो गुजरात में कंबोई नामक स्थान है, यहां पे व्यतीत हुआ है गोविंदगिरी का शेष जीवन। ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे इनकी मृत्यु हुई और कंबोई में ही इनकी क्या बनाई हुई है? समाधि। ठीक है, तो ये था गोविंदगिरी का भगत आंदोलन, जिसके बारे में हमें डिस्कस किया भी। अब हम देखते हैं मोतीलाल तेजावत का एकी या भौमट आंदोलन। अब मोतीलाल तेजावत के आंदोलन को एक तो क्या बोला गया है? एकी। उसका कारण था जो भीलों के दोनों वर्ग हैं उनके बीच में जो असमानताएं थी, क्योंकि ग्रासिया भील अपने आप को भूमिया भीलों से ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे, तो उस असमानता को समाप्त करने के लिए चलाया, तो एक किया इनको, तो इसलिए एक ही बोलते हैं। दूसरा, मेवाड़ के जिस क्षेत्र में भीलों का संकेंद्रण अधिक है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भौमट। तो इसलिए इनके आंदोलन को भौमट भी कहा गया। तो एक ही भी बोला गया, भौमट आंदोलन भी। 1921 में ये इकट्ठा हुए। चित्तौड़ की राशमी तहसील जो है, इसके मातृकुंडिया नामक स्थान पर यहां पे ये एकत्रित हुए और मेवाड़ की सरकार के समक्ष 21 मांगे रखी। इन्हीं 21 मांगों को बोला गया है मेवाड़ की पुकार। ये 21 मांगे जो हैं यही कहलाती है मेवाड़ की पुकार। इनमें से मेवाड़ की सरकार ने 3 मांग जो थी वो अस्वीकार कर दी। बाकी सारी मांगे मान ली गई, 3 मांगे जो थी वो उन्होंने क्या कर दी? अस्वीकार। फिर भी तेजावत ने आंदोलन को सक्रिय रखा। तो तेजावत के ऊपर मेवाड़ रियासत में प्रवेश पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया। तेजावत पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो मोतीलाल तेजावत जो थे ये चले गए विजयनगर रियासत। फिलहाल ये कहां पर पड़ती है? गुजरात में। विजयनगर रियासत चले गए थे। 7 मार्च 1922 को तेजावत जो थे विजयनगर रियासत के पाल छतरिया
या वर्तमान में इस गांव को बोलते हैं धांधव। यहां रुके हुए थे अपने भील साथियों के साथ, और मेवाड़ भील कोर के सैनिक जो थे पीछा कर रहे थे, और इन्होंने गोलीबारी की जिसमें लगभग 1200 से 1500 लोग घायल हो गए थे। इसी को नीमड़ा हत्याकांड भी बोलते हैं, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग। ये बोल दिया गया, बाकी किसी ऑथेंटिक बुक में लिखा नहीं है। इसके बाद तेजावत आ गए सिरोही रियासत, और ठीक एक महीने बाद की घटना है। 7 अप्रैल 1922 को तेजावत सिरोही रियासत के रोहिड़ा गांव में रुके हुए थे, और एक अंग्रेज अधिकारी था सेटर। इसके आदेश से गोलियां चला दी गई, जिसमें कुल 22 व्यक्ति घायल हो गए। खुद तेजावत के पैर में भी क्या लगी है? गोली लगी। खुद तेजावत के पैर में भी गोली लगी। बाद में तेजावत भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड। गांधी के कहने पर आत्मसमर्पण किया, और इन्हें कुंभलगढ़ में नजरबंद करके रखा गया। जो कुंभलगढ़ का दुर्ग था उसमें तेजावत को नजरबंद करके रखा गया है। भील तेजावत को बावजी यानी बड़े पिता कहकर संबोधित करते थे। तो भीलों के बीच तेजावत बावजी यानी कि बड़े पिता के नाम से जाने जाते थे। मोतीलाल तेजावत को ही ये श्रेय है कि उसने भीलों को एक प्रकार से आर्थिक अधिकार दिलाए। सामाजिक समानताएं, ये सामाजिक सुधार तो किया है गोविंदगिरी ने, लेकिन भीलों को आर्थिक अधिकार ये मोतीलाल तेजावत के द्वारा ही दिलाए गए हैं। ये ध्यान रखना। तो ये था मोतीलाल तेजावत का एकिया भौमट आंदोलन। तो ये भीलों के 2 आंदोलन चले हैं, दोनों मैंने अभी आपको पढ़ाए। तीसरा हम देखते हैं मीणा आंदोलन। इसमें देखो आप, मीणा जो थे, ऐसा माना गया है कि मीणा प्रारंभ में शासक थे। यह माना गया है, और यह माना गया है एक जैन संत हुए हैं, मगन सागर जी। मगन सागर जी ने पुस्तक लिखी है मीणा पुराण। इसमें लिखा हुआ है कि मीणा प्रारंभ में शासक थे। इनका राज्य था ढूंढाड़ में, जो जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है। यहां पर ये राज्य करते थे। और जो ये मीणा थे, ये दौसा के बड़ गुजरों से परेशान थे। तो दौसा के बड़ गुजरों के खिलाफ इन्होंने नरवर है एमपी में, नरवर से बुलाया था कछवाहों को। और 1137 में, और कछवाहा जो थे ये आए थे तेजकरण, जिसको उसकी अधिक सुंदरता के कारण दूल्हे राय कहा गया है। इसके नेतृत्व में आए। पहले तो मीणाओं ने कछवाहों ने मिलकर बड़गुजरों को हराया, पर बाद में कछवाहों ने मीणाओं को ही हरा दिया। अब जिन मीणाओं को कृषि के लिए भूमि दी,
वो तो कौन सी मीना कहलाए? जमींदार मीना। और जिनको रियासत की सुरक्षा सौंपी वो चौकीदार मीना। तो रियासत में कोई भी चोरी होती उसका भुगतान ये चौकीदार मीना करते, चाहे चोरी कोई भी करो उसका भुगतान चौकीदार मीनाओं को करना पड़ता। पर बाद में ऐसा मानते हैं कि चौकीदार मीना जो थे इन्होंने खुद ही कौन सा पेशा अपना लिया? चोरी का। ये खुद ही चोरी करने लग गए। 1924 ईस्वी में जो भारत में अंग्रेजी सरकार थी इसने लागू किया क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। और इसी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के कारण 1930 ईस्वी में जो जयपुर रियासत थी, इस जयपुर रियासत ने लागू किया जरायम पेशा कानून। ये जयपुर रियासत के द्वारा लागू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें प्रावधान था कि 12 वर्ष से अधिक आयु के जो भी मीणा है, चौकीदार मीणा, केवल जमींदार मीणा नहीं, चौकीदार मीणा, इनको अपने निकटवर्ती थानों में उपस्थित होकर क्या देनी पड़ती थी? हाजिरी। तो एक अपमानजनक एक्ट था। जो भी चौकीदार मीणा है 12 साल से बड़े, उनको अपने निकटवर्ती थाने में उपस्थित होकर हाजिरी देनी पड़ती थी। इसी को बोला गया जरायम पेशा कानून। तो इसके विरोध में 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा ये गठित की गई। 1933 में स्थापित की गई मीणा क्षेत्रीय सभा 7 अप्रैल 1944 को चौकीदार मीणाओं का एक व्रत सम्मेलन, ये नीम का थाना जो सीकर में है वहां बुलाया गया। अध्यक्षता की जैन मुनि मगन सागर जी ने। तो इस सम्मेलन के अंदर जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति ये बनाई गई। और जो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति थे इसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित बंशीधर शर्मा। ये इस जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। फिर 4 मई 1946 को बच्चों और महिलाओं को इस एक्ट के तहत उपस्थित होने से क्या दे दी गई? छूट। 4 मई 1946 को। और 1952 में इस संपूर्ण एक्ट को क्या कर दिया गया? समाप्त। 1952 में संपूर्ण एक्ट को ही क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये था मीणा आंदोलन। लास्ट हम पढ़ते हैं मेव आंदोलन। अब मेव थे कौन? बेसिकली राजस्थान की जो रियासतें जो हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाली जो मत्स्य क्षेत्र है, इस मत्स्य क्षेत्र में कुछ हिंदुओं को औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया गया और ये परिवर्तित मुसलमान क्या कहलाए हैं? मेव।
इनके रीति रिवाज बिल्कुल हिंदुओं जैसे ही हैं। तो इन परिवर्तित मुसलमानों को क्या बोला गया? मेव कहा गया। ठीक है। अब ये मेव जो थे क्या काम करते थे? कृषि का, एक प्रकार से। अब इस क्षेत्र में जो राजा होते थे, उन राजाओं के द्वारा शिकार के लिए सुअर पाले जाते थे। बेसिकली कौन सी रियासत में? अलवर में। तो सुअरों को जिन बाड़ों में रखते थे, बाड़ों में रखा जाता था सुअरों को, उन बाड़ों को बोलते थे होधे। शिकार के समय इन सुअरों को खोल दिया जाता और इन जंगली सुअर होते थे, इन जंगली सुअरों का क्या करते थे? शिकार। तो इसमें इन मेवों की जो खेती होती थी, फसल, वो मेवों की फसल बर्बाद हो जाती थी। तो मेव जो थे इन सुअरों का शिकार करते थे, मेवों के द्वारा इन सुअरों को मारा जाता। वैसे भी इस्लाम धर्म में हराम माना गया सुअर को, तो मेव इन सुअरों को मारते थे, जिस पर की अलवर के शासक थे जयसिंह। इन्होंने कहा कि आप इनकी हत्या नहीं कर सकते, उसने प्रतिबंध लगा दिया था। करौली का एक युवक हुआ मदनपाल, कुंवर मदनपाल। तो इन्होंने इस प्रतिबंध, एक करौली के शासक का नाम भी मदनपाल है, वो अलग है। ये करौली का एक युवक था मदनपाल, ये हड़ताल पे भी बैठा, एक प्रकार से धरना भी प्रदर्शन किया कि ये प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। बाद में हैजे के कारण इसकी मृत्यु भी हो गई 1927 में। 1932 में मोहम्मद हादी इसने भरतपुर में स्थापना की है। भरतपुर में एक मेवों की संस्था बनाई, अंजुमन खालिद उल इस्लाम, ये एक मेवों की संस्था बनाई। बाद में इस संस्था का नेतृत्व गुड़गांव के नेता थे चौधरी यासीन खान, इन्होंने भी किया है। तो जब चौधरी यासीन खान ने इस अंजुमन खालिद उल इस्लाम का नेतृत्व किया, तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक प्रकार से सांप्रदायिक दंगों में परिवर्तित हो गई। और जयसिंह इनको रोकने में नाकाम रहा। जब 1933 के अंदर दंगे भड़के, कहां पर? तिजारा में, तिजारा पड़ता है अलवर में, यहां पे दंगे भड़क गए। जयसिंह इनको रोकने में नाकाम रहा। तो बाद में फिर ब्रिटिश सेना ने आके जयसिंह को रोका, दंगों को रोका, और जयसिंह को भारत से निष्कासित भी किया गया। तो राजस्थान का एकमात्र शासक इस वक्त किसान या जनजातीय आंदोलन के चलते रियासत से निष्कासित किया गया, वो कौन थे? अलवर के शासक जयसिंह। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मेव आंदोलन किस पशु की समस्या को लेकर चला? जंगली सूअर। जंगली सूअरों का शिकार होता था। आप अलवर की जो पेंटिंग है, चित्रकला शैली, उसमें भी देख सकते हैं कि लगभग जंगली सूअरों का शिकार करते हुए ही दिखाया गया है। तो ये हमने आंदोलन पढ़े हैं। गोविंद गिरी का भगत आंदोलन, मोतीलाल तेजावत का एकिया भोमट आंदोलन, मीणा आंदोलन और मेव। तो ये राजस्थान में आपके जनजातीय आंदोलन थे। ठीक है, धन्यवाद।